गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। तो आप बताएंगे सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय एन इंग्लिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट हुक। तो साइंटिस्ट यहाँ पर रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने 1665 में डिस्कवर किया सेल को। ही यूज्ड ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। कॉर्क में स्टडी कर रहे थे और प्रिमिटिव पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था, उससे वो स्टडी कर रहे थे, खुद बनाया था उन्होंने उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको भी लेक्चर में डिस्कस कर दिया है मैंने कि सेल्स स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए है क्योंकि उसी से सभी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है वो बनी है। और स्ट्रक्चर सभी लिविंग बीइंग का देखें तो एक या बहुत सारी सेल से मिलकर बना है और ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर एक सेल की स्टडी करिए आप तो देखिए उसमें जितनी भी प्रोसेस जो मेन लाइफ प्रोसेस हैं, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी बॉडी में हो रही हैं, तो इस तरह से ये फंक्शनल यूनिट भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ केस ये CO2 का मीन्स सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे एक एक करके बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ CO2, ये गैस होगी तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ये बनती है और इसका हाई कंसंट्रेशन सेल्स में रहता है। लेकिन जो इंस्पायरेशन में एयर हम लोग लेते हैं अंदर जाती है उसमें CO2 0.03% ही है, तो बहुत कम है CO2 जो ब्लड में है और सेल में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस CO2 मस्ट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो। अगर बात करें सेल के बाहर ब्लड में तो बहुत कम है 0.03, जबकि सेल में बहुत ज़्यादा CO2 हो गई क्योंकि हम सेल्स रिस्पायरेशन कर रही हैं। Therefore, according to the principle of diffusion, CO2 moves from a region of higher concentration towards a region of lower concentration. तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी सेल। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion। और इसी तरह से O2 इंटर करेगी सेल के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन आपने लिया है वो 21% है और अंदर O2 बहुत कम है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन मूव करेगी सेल के अंदर। हाँ, तो गैसेस का डिफ्यूजन हो गया। और वाटर की बात करें तो मूवमेंट ऑफ वाटर में वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वाटर भी इसी तरह से अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी, तो केस बनेगा ऑस्मोसिस का। मीन्स CO2 मूव कर रही है सिंपल डिफ्यूजन से, जबकि वाटर मूव करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ गई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूव करेगा। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या कौन से सब्सटेंसेज डिजॉल्व हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि वाटर अगर वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल का ज़्यादा कंसंट्रेट है, तो वहाँ पर उधर की तरफ ही वाटर मूव करेगा जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सोल्यूशन का। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन वाटर भी मूव करेगा अपने, और CO2 भी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये रोकने, अंदर आने और बाहर ले जाने पर कंट्रोल करती है। दिस मीन्स दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस को ही ये
अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए, सभी नहीं जा सकते, एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द गैप इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर आप देखिए कि सब्सटेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है ये भी तैयार हो जाएगा, और इसमें जो फिल करना है ये भी आप समझ जाएंगे। तो इनकी साइज, प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होगी। अगर न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन में ये पुअरली डिफाइंड होगा प्रोकैरियोटिक सेल में, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में सिंगल होंगे और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम, और यहाँ प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स ये सब प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से आप 4 डिफरेंस भी तैयार कर लेंगे, और इनमें जो फिल करने का, अगर फिल इन द ब्लैंक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेली वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कोई 2 ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। दोनों में आपने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में, कि वो अपना डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, जिस तरह सेल बनी है, तो क्या होगा? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शन, जो सब कुछ करने के लिए कैपेबल होती है। जैसे आप अमीबा में देखते हो, सब कुछ कर सकती है वही। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय किया ड्यू टू सम फिजिकल केमिकल इन्फ्लुएंस, देन द एबिलिटी ऑफ सेल टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन वुड बी अफेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी और इन पर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सोसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को सोसाइड बैग्स क्यों कहते हैं? तो ये भी लेक्चर में आपको मैंने क्लियर किया था। बिकॉज लाइसोसोम are membrane bound vesicular structure that contain powerful digestive enzyme। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। These enzymes are capable of breaking down any foreign food particles or microbes entering the cell। Sometimes lysosome can cause self destruction, और कभी कभी जब कोई आप देखते हैं डैमेज होता है सेल में, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेगा, रिलीजिंग दिस डाइजेस्टिव एंजाइम विद इन द सेल, हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसीलिए इनको सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि ये जिस सेल में होते हैं उसी सेल को अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस सेल को डाइजेस्ट कर देंगे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो इस तरह से ये यहाँ पर लाइसोसोम सुसाइड बैग कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सेंसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ बनती है? तो आप जानते हैं एक ही आंसर होगा, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सेंसिस। और राइबोसोम जहाँ जहाँ पाए जाएंगे, जैसे कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होगा तो वहाँ से प्रोटीन सेंसिस होगी ही। इसके अलावा राइबोसोम्स ये फ्री स्टेज में है साइटोप्लाज्म में, और अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको हम लोग RER कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पर भी प्रोटीन सेंसिस RER भी करेंगे इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ कंपेरिजन टू राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बात हो चुकी है, स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर मैंने लेक्चर में बताया है। एनिमल सेल्स आप देखेंगे तो जनरली स्मॉल साइज की होती हैं, प्लांट सेल लार्ज साइज की। सेल वॉल एब्सेंट होगा एनिमल में, जबकि प्लांट में प्रेजेंट होगा। एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूग्लिना, नो एनिमल सेल पजेस प्लास्टिड। प्लास्टिड यहाँ नहीं मिलेगा एनिमल सेल में, ये तो कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना, यहाँ एक्सेप्शनल केस में रखा गया है। तो यूग्लिना को छोड़कर किसी भी एनिमल में आप देखेंगे प्लास्टिड नहीं है, जबकि प्लांट में आपको प्लास्टिड मिलेगा। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। एनिमल में वैक्यूल्स अगर देखेंगे तो वैक्यूल्स बहुत
स्मॉल होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, जबकि प्लांट में ये बड़ी होंगी, परमानेंट होती हैं। एनिमल में सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस होगा, एक ही ज़्यादातर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपरेटस होगा, जबकि प्लांट में मेनी सिंपल यूनिट्स होंगी आप गोल्गी अपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। तो प्लांट में हम लोग गोल्गी अपरेटस को डिक्टियोसोम्स बोल देते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, छोटे छोटे होंगे और इसमें केवल एक गोल्गी अपरेटस पाया जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस हो गया, यहाँ डिक्टियोसोम और यहाँ गोल्गी अपरेटस। और लास्ट डिफरेंस, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एनिमल सेल में आपको सेंट्रोसोम सेंट्रियोल मिलेगा जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और प्लांट सेल में आप देखोगे कि सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एब्सेंट है। यहाँ सेल डिवीजन के लिए फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, तो वो अलग प्रोसेस है। आपको यहाँ पर इतना जानना है कि इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट और इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट, प्लांट में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स आर ब्रेक डाउन। तो आप समझ रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, अगर ये रप्चर हो गई तो जो भी इसके अंदर होगा वो बाहर निकल आएगा और उससे क्या होगी, सेल की डेथ हो जाएगी। तो सिंपल सा आंसर होगा व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्गी अपरेटस। अगर सेल में गोल्गी अपरेटस ना हो तो क्या होगा। तो गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैच करे गए चीज़ों को एक दूसरे, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इन सम केसेस गोल्गी सुगर सेलुलोज में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। तो गोल्गी अपरेटस उसका ग्लाइकोसाइलेशन या कॉम्प्लेक्स शुगर्स को भी बनाता है गोल्गी अपरेटस, सेलुलोज वगैरह भी बना रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर है। द गोल्गी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विच विल नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल होंगी अगर गोल्गी अपरेटस एब्सेंट होगा। तो इसके सिंपली जो आप इसका फंक्शन है उसी को लिख देना है, और वो फंक्शन होंगे नहीं अगर ये एब्सेंट होगा तो। विच ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है और बार बार आता रहता है आपके एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स दैट आर नीडेड फॉर स्टेपवाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ऐसे एंजाइम होते हैं जो एटीपी या एनर्जी फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी करेंसी है ऑफ द सेल एंड इट इज यूज इन सेलुलर fuels. तो energy stored in ATP is used to bring about energy requiring activity of the cell such as photosynthesis, protein synthesis, muscle contraction। तो जो भी बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें, यहाँ तक कि रिस्पायरेशन में भी हम सांस लेते हैं वहाँ भी एटीपी की ज़रूरत है। तो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी करेंसी है, जैसे आप पावर हाउस में देखते हो लाइट बनती है, बिजली बनती है और वो लाइट करंट बनती है, वो सप्लाई की जाती है सभी घरों में और उनसे उनसे हम लोग अपने काम करते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी में ये एटीपी बनते कहाँ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज in this cell organelle ATP is formed. ATP formation takes place and ATP is energy currency, so this is called powerhouse of the cell. Next question, where do the lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized। तो प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनता है, तो आप लिपिड को जानते हो अच्छी तरह से, पहले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन RER बनाएगा, क्योंकि RER के पास क्या है, राइबोसोम्स, तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ इसका काम हो गया। और SER जो बचा वो लिपिड सिंथेसाइज करेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर लेक्चर में भी बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। ये भी बहुत ही शॉर्ट टाइप में 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो अमीबा has flexible cell membrane, it enables amoeba to engulf in food by the process called endocytosis। endocytosis मैंने लेक्चर में भी बताया आपको कि कभी भी कोई सेल अगर किसी चीज को इंगल्फ कर रही है देन इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर वो सॉलिड है देन इट इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस, और अगर वो लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। What is osmosis? To simple definition, the diffusion of water or solvent through a semi-permeable membrane from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solutes। solutes की बात करेंगे solution की, तो लोअर से हायर की तरफ हो रही है अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लेंगे, और अगर वाटर का कंसंट्रेशन लेंगे तो हायर टू लोअर, टू विच द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
तो आप सिंपल यही जो मैंने लेक्चर में बताया है वही डिफिनीशन आप यहाँ लिख देंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स, मतलब वाटर के इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बस इतना ही, बहुत सिंपल डिफिनीशन है। तो इतना आप तैयार कर लीजिए। लगभग आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो भी आते हैं तो यहाँ से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जो बीच में क्वेश्चन थे उसको भी हमने कराया आपको। तो ये पूरा का पूरा आपका कवर हो रहा है। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आप अच्छे नंबर गेन कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।